ये तो सच है कि हमने एक इस तरह का डिस्कोर्स खड़ा किया है जिसमें हमें राम और राम का फर्क नहीं मालूम होता, जिसमें हमें ये नहीं मालूम होता कि जिन मुगल बादशाहों को सुबह शाम कोसे बिना कुछ लोगों का राष्ट्रवाद संतुष्ट नहीं होता, मैं अकबर वगैरह की बात नहीं कर रहा। संस्कृत काव्य शास्त्र के महान आचार्य, संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतिम मौलिक विचारक कहे जाने वाले पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के दरबारी थे। शाहजहां ने ही उन्हें पंडित राज की उपाधि दी थी, और शाहजहां तो अकबर की तरह कोई मुश्तरका कल्चर या सुलहकुल के लिए विख्यात नहीं है। लेकिन उस समय की संस्कृति, उसकी अपनी तमाम सीमाएं, सामर्थ्य, झगड़े, झंझट, उन सब के बावजूद एक मिले जुलेपन का भाव इस देश में प्रकट हुआ, पैदा हुआ। और ये साउथ एशियन इस्लाम की बहुत बड़ी खूबी है, ये साउथ एशियन हिंदुइज्म की बहुत बड़ी खूबी है। सबसे पहले तो दयाशंकर जी को बधाई बल्कि धन्यवाद, ये पुस्तक तैयार करने के लिए, जो कि एक अलग तरह की किताब भी है। ये न केवल राहुल गांधी की जीवनी नहीं है, बल्कि ये राहुल गांधी की राजनीति का या उनके कामों का कोई विश्लेषणात्मक आकलन भी नहीं है। मेरे लिए इस किताब का महत्व इस बात में है कि पिछले 10-12 साल में इस देश में जो कुछ हुआ है, उसकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का एक दस्तावेजीकरण इसमें है, और बहुत स्पष्ट समझ और पक्षधरता के साथ है। ये एक तरह की बहुत सारे नौजवानों के लिए, पत्रकारों के लिए हैंडबुक बन सकती है, खास करके आजकल जबकि बहुत सारी चीज़ों के साथ जो बुनियादी हमला है वो स्मृति पर है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो ऐसे में ये किताब कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको याद दिलाती है। जैसे अभी पीयूष बबेले ने कहा कि वो भी क्या इमरजेंसी थी जिसमें इतनी तीखी बातें लिखने वाले कवि की ना नौकरी गई, ना सरकारी मकान गया, ना उनको और कोई परेशानी हुई। आज हालत ये है कि यहाँ बैठे हम सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये चिंता है कि भाई यहाँ से भाषण दे के गए और सुबह जो है डी वाले ना आ जाए 5 बजे जगाने के लिए, या मोहल्ले का थानेदारी आके हालचाल ना पूछने लगे। तो ये जो भय की स्थिति है, इस सब में हम हैं, लेकिन इसके बावजूद इससे संघर्ष है। और इसी सिलसिले में अपने अनुभव के आधार पर आरफा ने जिन दुर्भाग्यजनक घटनाओं का उल्लेख किया सन 92, मैं उस समय सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन में सक्रिय था। सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन सन 87-88 में हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, अध्यापक थे, उसमें छात्र थे, बुद्धिजीवी थे, और सन 92-93 तक हमारी गतिविधियां जारी रही थीं। और आज मैं किंचित गर्व और किंचित विडंबना के साथ ये याद कर सकता हूँ कि उस जमाने में एक नारा जो मुलायम सिंह यादव ने बड़े उत्साह से अपनाया था चुनाव में, सन 92 के चुनाव, 93 के चुनाव में, वो खाकसार का गढ़ा हुआ नारा था, और वो ये था कि कण कण में व्यापे हैं राम, मत भड़काओ दंगा लेकर उनका नाम। और दिलचस्प ये है कि इस नारे पर हमारे उस आंदोलन में बहस हुई थी। बहुत से मित्रों को लगा, क्योंकि देखिए अब मैं 2-3 बातें ऐसी कहने जा रहा हूँ और आखिर तक कहूँगा जो मुझे उम्मीद है कि आपको बुरी लगेंगी, नहीं लगेंगी तो मुझे दुख होगा, क्योंकि कुछ बातें सीधे सीधे साफ साफ कहने की ज़रूरत हमेशा होती है, आज बहुत है। तो हमारे मित्रों में बहुत से लोग ऐसे थे, वामपंथी, लोकतांत्रिक, उदारवादी चेतना से युक्त, जिन्हें इस नारे पर घोर आपत्ति थी कि साहब ये तो बड़ा प्रतिक्रियावादी नारा है, आप तो राम का ही नाम ले रहे हैं, ये क्या बात हुई, आप तो क्या, ये शब्द आज का नहीं है, पुराना है, सॉफ्ट हिंदुत्व, तो सॉफ्ट हिंदुत्व से प्रेरित नारा है। तो इन सब नारों का तो हम पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं, मुझ पर, यानी मुझ पर, दिलीप सिमियन और भगवान जोश ग्रुप में इस नारे के प्रचंड समर्थक थे। लेकिन एक मित्र ने एक बात कही, उससे मैं थोड़ा चिंतित हुआ। कहा कि भाई देखिए, इस समय का जो माहौल है उसमें ये नारा मुसलमानों को थोड़ा आशंकित कर सकता है और हमारे मैसेज पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मैंने कहा हाँ, इस बात में दम हो सकती है, लेट अस थिंक अबाउट इट, और हम एक तजर्बा करके देखते हैं। हम लोग पर्चे बांटते थे, हज़ारों की तादाद में पर्चे बांटा करते थे, हम जाते थे सब जगह। हमने कहा हमारा जो आज पुरानी दिल्ली में पर्चे बांटने का कार्यक्रम है, तो हमने ये पर्चे छब्बा रखे थे बड़े बड़े लाल रंग के, उनमें ये लिखा हुआ था। तो हमने कहा कि हम ये पर्चे बांटना शुरू करेंगे, और शुरू में अगर प्रतिक्रिया कुछ प्रतिकूल रही तो हम ये पर्चे रोकेंगे, और आगे भी फिर इस नारे पर पुनर्विचार करेंगे कि इसको सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन का नारा हम बनाएं या ना बनाएं। तो एक प्रयोग के तौर पर हम लोग वहाँ गए। हमारे पास 10,000 पर्चे थे, वो 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो गए। लोग मांग मांग कर वो पर्चे पढ़ रहे थे।
एक नौजवान को थोड़ी आपत्ति हुई तो उसे एक मुस्लिम बुजुर्ग ने समझाया कि बेटा बात को समझो, ये किन्हीं और राम की बात कर रहे हैं, ये उन राम की बात नहीं कर रहे। हिंदुस्तान के इंग्लिश स्पीकिंग एलीट, जिनका एक हिस्सा मैं भी हूँ और यहाँ बैठे लगभग सभी लोग हैं, भले ही वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हो या ना बोलते हो, लेकिन एक सोशियोलॉजिकल कैटेगरी के तौर पर हम सब लोग इंग्लिश स्पीकिंग एलीट का ही हिस्सा हैं। हमें इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति, इस देश की खूबियों खामियों को थोड़ा सा नए सिरे से डिस्कवर करने की ज़रूरत तो है। ये तो ज़रूरी है। ये तो सच है कि हमने एक इस तरह का डिस्कोर्स खड़ा किया है जिसमें हमें राम और राम का फ़र्क नहीं मालूम होता, जिसमें हमें ये नहीं मालूम होता कि जिन मुग़ल बादशाहों को सुबह शाम कोसे बिना कुछ लोगों का राष्ट्रवाद संतुष्ट नहीं होता, मैं अकबर वगैरह की बात नहीं कर रहा, संस्कृत काव्य शास्त्र के महान आचार्य, संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतिम मौलिक विचारक कहे जाने वाले पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के दरबारी थे। शाहजहां ने ही उन्हें पंडित राज की उपाधि दी थी, और शाहजहां तो अकबर की तरह कोई मुश्तरका कल्चर या सुलहकुल के लिए विख्यात नहीं है, लेकिन उस समय की संस्कृति, उसकी अपनी तमाम सीमाएं, सामर्थ्य, झगड़े, झंझट, उन सब के बावजूद एक मिले जुलेपन का भाव इस देश में प्रकट हुआ, पैदा हुआ। और ये साउथ एशियन इस्लाम की बहुत बड़ी खूबी है, ये साउथ एशियन हिंदुइज्म की बहुत बड़ी खूबी है। जब तक आप आरएसएस के प्रोजेक्ट को इस समझ में लोकेट नहीं करते, आप ना तो आरएसएस के प्रोजेक्ट की गंभीरता समझ सकते हैं, ना उसका खतरा समझ सकते हैं। ये बहुत साफ तौर से समझने की जरूरत है। 2015 में एक टेलीविजन कार्यक्रम में मैंने जिक्र किया था, मैं अब तो टेलीविज़न पर जाता नहीं क्योंकि मेरा स्वास्थ्य इस लायक नहीं है। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य कोई ख़राब हो गया है, लेकिन मैं बीपी अपना बढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो टेलीविज़न पर जिस तरह का ज्ञान परोसा जाता है वो सुनना तक मुश्किल है, उसको सामने बैठना और उसमें हिस्सा लेना, वो तो खामखा में मुझे दिल का दौरा पड़ जाए, मैं क्यों ऐसा करूँ। तो मैंने वहाँ कहा कि देखिए आरएसएस, और ये बात मुझे एक आरएसएस के ही एक गंभीर व्यक्ति ने कही थी, जिनका नाम लेने की अनुमति ना मुझे तब थी ना आज है। उन्होंने कहा था कि अग्रवाल साहब, आप चाहे जो करते रहिए, 1925 में संघ की स्थापना हुई थी और हमारा लक्ष्य 2025 तक भारत को औपचारिक या अनौपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बना देना है। आज 2024 का पहला महीना पूरा बीता नहीं है और वो सारी चर्चाएं हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो चुनौती तो बहुत बड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ऐसे में ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने के पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, और स्पष्ट रूप से राजू जी आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर या तो बहुत गंभीर एकेडमिक ढंग से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ऋग्वेद में यजुर्वेद में हिंदू शब्द नहीं है, तो मित्र क्रिश्चियनिटी शब्द भी बाइबल में नहीं। मैं कुरान के और इस्लाम के अध्ययन का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन ईसाइयत का ठीक ठाक अध्ययन है मुझे, थियोलॉजी का भी और हिस्ट्री का भी। क्रिश्चियनिटी शब्द बाइबल में कहीं नहीं। डज इट मीन दैट देयर इज नथिंग लाइक क्रिश्चियनिटी एज ए रिलीजन? हम लोग धर्म और इस तरह की चीजों की उसी तरह की लिटरलिस्ट अंडरस्टैंडिंग को अपना लेते हैं जैसी हमें नहीं अपनानी चाहिए। हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाइयत हो, लोकतंत्र हो, फांसीवाद हो, ये सब हवा में नहीं होता, सब कुछ इतिहास में स्थित होता है। और ऐतिहासिक विकास क्रम को भूल करके आप हिंदू धर्म खोजने सीधे वेद में भाग जाएं और कुरान में या अरब के संदर्भ में बहुत सारी प्रैक्टिसेस और कई बातों को आज के इस्लाम पर लागू करने लगे, बिना इस बात की परवाह किए कि साउथ एशिया का इस्लाम कुछ अलग तरह का है, साउथ एशिया का कुछ अलग तरह का है, वेस्ट एशिया का कुछ अलग तरह का है, यूरोप का कुछ अलग तरह का है, अफ्रीका का कुछ अलग तरह का है। तो आप वही कर रहे हैं। यू आर अगेन फॉलोइंग द सेम फंडामेंटलिज्म जिसका आप प्रतिवाद करना चाहते हैं। तो इन चीजों के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी बात जो यहां चली, आपने 1984 दिखाई किताब निकाल के। भाई साहब, जिस संकट से हम गुजर रहे हैं उसके आगे 1984 बच्चों का खेल है। अगर इस किताब को लिखने के लिए आपको प्रेरणा लेनी ही थी तो मेरी विनम्र राय यह है, और आपको ही नहीं सारे मित्रों को है,
एल्डोस हक्सले का नावल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। वो बेहतर मॉडल है आज के हिंदुस्तान का। उसमें लोगों के दिमाग दुरुस्त रखने के लिए सुबह शाम एक गोली दी जाती है जिसका नाम है सोमा। सोमा खाइए, मस्त रहिए। सोमरस से लिया एल्डोस हक्सले ने वो। और एल्डोस हक्सले कोई सेकुलर वेकुलर नहीं थे भाई दावे। कोई यहाँ हिंदू राष्ट्रवादी सुन रहा हो तो एल्डोस हक्सले में मुकदमा चलाने निकल पड़े। एल्डोस हक्सले बहुत गंभीर व्यक्ति थे। एनीवे, तो अल्फा मेल ये वहीं से आया हुआ शब्द। कुछ लोग बाय डेफिनेशन दूसरों से श्रेष्ठ हैं जन्म से। जैसा भी कहा गया कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए बेहतर होने का दावा कर सकते हैं या उनको ये एहसास कराया जाता है क्योंकि उनका जन्म एक खास धार्मिक परंपरा के भीतर हुआ है। तीसरी बात ये कि आज जिस हालत में हैं आप, उसका गहरा संबंध आहत भावनाओं की राजनीति से। आई डोंट मीन्स वर्ड्स। अच्छा या बुरा, सही या गलत, कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले को आपने संसदीय बहुमत के जरिए बदल दिया। जिस किताब को लेकर के भावनाएं आहत होने का अंदेशा था, किसी इस्लामी मुल्क के बैन करने के पहले सेकुलर भारत ने उस किताब को बैन कर दिया और उसके बाद संतुलन कायम करने के लिए आपने दरवाजे खुलवा दिए। फिर आपने दरवाजे खुलवा दिए। आपने सर्वधर्म संभाव को एक डेलिब्रेट कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट में बदल दिया। और तर्क क्या था? भावनाएं। फलाने धर्म की भावनाएं, ठिकाने धर्म की भावनाएं। आज हालत यह है कि आप 20 लोग इकट्ठे कर लीजिए, टेलीविजन वाले आ ही जाएंगे। आप किसी भी अच्छी भली किताब, किसी भी अच्छी भली फिल्म को रुकवा सकते हैं। अभी अभी एक फिल्म पिछले दिनों नेटफ्लिक्स से या कहां से हटाई गई, मैंने फिल्म देखी नहीं है लेकिन मैंने सुना है उसके बारे में। अभी अभी हटाई गई है। पद्मावती जो बजाते खुद एक नहायत घटिया फिल्म थी, लेकिन उसके खिलाफ बोलने वाले मैंने सुना है कि टेलीविजन स्टूडियोज में तलवारें वलवारें लेके जाया करते थे। ये सब खेल वहां से शुरू होते हैं। भावनाएं, भावनाएं आहत होती हैं, विवेक किसी का नहीं आहत होता। भावनाओं के स्वास्थ्य की सबको चिंता है। विवेक को टाइफाइड हुआ या मलेरिया हुआ है कोई परवाह नहीं करता। निसंकोच में कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, मैंने एक नावल लिखा था 2016 में, नाको हस नाम का, जो अब अंग्रेजी में भी आ चुका है, मराठी में उसी समय आ गया था। उसे पढ़ लीजिए तो वर्तमान निजाम का कुछ मिजाज समझ में आएगा। नाको हस ये शब्द आपको किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा गढ़ा हुआ शब्द है। ये एक्रोनिम है, नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटीमेंट्स, आहत भावना आयोग। तो उसमें एक आहत भावना आयोग बन चुका है और इंटेलेक्चुअलों को उसमें बुला बुला के उनकी अक्ल ठीक की जाती है, क्योंकि आमतौर से इंटेलेक्चुअली भावनाएं आहत करते रहते हैं। आप सोचिए, अभी आप वोकैबुलरी की बात कर रही थी, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, ये फ्रेज इस देश की संसद में बोला गया है और ये फ्रेज इस देश के कुछ बुद्धिजीवी भी बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल टेररिज्म यानी जहां आप पर मेरे बातों का, मेरे प्रमाणों का, मेरे तर्कों का जवाब देते ना बने तो आप मुझे टेररिस्ट कह दीजिए, एनिमी ऑफ द पीपुल कह दीजिए। इन सारी स्थितियों को आप 1984 से नहीं समझ सकते। स्थितियां उससे कहीं अधिक जटिल हैं, उससे कहीं अधिक गहरे सोच और गहरे काम की मांग करती हैं।